स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा कंटेंट था एचआर के कुछ बेसिक्स थे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। हेलो, एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया और अगेन कनेक्ट हुआ। आपकी वॉइस क्लियर है? हेलो जी आवाज आ रही है? जी जी यस मैम। ठीक है। ओके, अनस्टेबल। ओके, फर्स्ट हमारा कंटेंट था स्कोप्स ऑफ एचआर। स्कोप्स ऑफ एचआर में हम डिस्कस किया था व्हाट आर दी बेसिक्स स्कोप, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव, और एचआर को हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्कोप थे, ये हम डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट वन वाज दी एम्प्लॉयज हायरिंग। बिफोर द एम्प्लॉयज हायरिंग वी हैव टू मेक अ प्रोस्पेक्टस ऑफ द एम्प्लॉयज। इन प्रोस्पेक्टस वी हैव टू मेंशन ऑल दी पॉलिसीज, प्रैक्टिस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इदारे की होती है वो हम डिस्कस करेंगे इन प्रोस्पेक्टस ऑफ द एम्प्लॉयज में। सेकेंड हमारे पास है एम्प्लॉयज हायरिंग। हायरिंग की पॉलिसीज क्या है, हायरिंग किस तरह से हो रही है, और हायरिंग का प्रोसीजर क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ जॉब कैसे की गई थी, तो वो सब आपके पास एम्प्लॉयज हायरिंग में है। नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन। Remuneration means compensation. Remuneration, we have to decide about the benefits, compensation, salaries, wages of the employees. ठीक है, हायरिंग के बाद जो सेकंड स्टेज हमारे पास है दैट इज ये रिम्यूनरेशन। तो एचआर में जहाँ भी रिम्यूनरेशन की टर्म आएगी आपके माइंड में आना चाहिए, इट विल मीन अबाउट दी compensation or the salary or wages. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एचआर डिपार्टमेंट हमारा एनालाइज करता है कि इदारे के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं, उनका रिवॉर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए, उनका अवार्ड सिस्टम क्या होना चाहिए। अगर लेबर तबका हमारे पास है तो डेफिनेटली वी हैव टू मैनेज सम रिवॉर्ड सिस्टम देयर। अगर थोड़ा सा वाइट कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज हैं, तो वी हैव टू मैनेज सम अवार्ड सिस्टम देयर। ठीक है, तो एम्प्लॉयज मोटिवेशन, it will be fourth step for the scope of the HR. Next one is employee maintenance. एम्प्लॉय मेंटेनेंस में हर तरह की मेंटेनेंस आ जाएगी। मींस कि उनके मेडिकल अलाउंस से लेकर उनके जो भी स्किल्स वगैरह के एनहांसमेंट है, उनके जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो सब भी आपके पास एम्प्लॉयज मेंटेनेंस में है। ठीक, लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ठीक है, फ्रॉम वन कॉम्पिटिटर टू अनदर कॉम्पिटिटर। जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमारे पास है, अगर मिजान बैंक है तो मिजान बैंक गुलशन ब्रांच का रिलेशन मिजान बैंक फेडरल ब्रांच से किस तरह का है, तो इट विल बी आल्सो अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन। या अगर मिजान बैंक है तो मिजान बैंक का रिलेशन एमसीबी से किस तरह का है, इट विल आल्सो अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन। टू काइंड्स ऑफ industrial relation will be here, intra and extra. Intra will be within the class boundary और extra will be outside the boundary. ठीक, आप अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लें अगर। ठीक, ओके, नेक्स्ट वन इज काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें जी। अच्छा, स्कोप्स ऑफ एचआर हमारे पास ये फर्स्ट कंटेंट था एचआर के सब्जेक्ट में, ये हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में बहुत डिटेल में। सेकंड कंटेंट जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हमारे पास JA में हमारे पास दो चीज़ें थी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। व्हेन वी कॉल अबाउट दी ओनली जॉब इट विल बी जॉब डिस्क्रिप्शन, बट व्हेन वी कॉल अबाउट दी एम्प्लॉयज डिटेल इट विल बी जॉब स्पेसिफिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना अनाउंसमेंट ऑफ जॉब कर रही होती है अपनी, तो वो जो भी जॉब के हवाले से डिटेल देगी, मीन्स के वर्किंग आवर्स क्या होंगे, जॉब टाइटल हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, वेजेस क्या क्या होंगे, इट विल बी जॉब डिस्क्रिप्शन JDs। JS हमारे पास है जॉब स्पेसिफिकेशन,
उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिक्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है। एक तो उसके और उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज, अपने प्रैक्टिस और जो भी टाइटल वगैरह है उस जॉब का, उसके बारे में होगा। सेकंड, वो रिक्वायर किस तरह के एम्प्लॉयज कर रहे हैं, इट विल बी जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, ट्रेनिंग, ये सब चीजें आ जाएंगी जो किसी भी एम्प्लॉय से वो रिक्वायर कर रही हैं, एम्प्लॉय को हायर करने से पहले रिक्वायर कर रहे हैं। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन विल कंबाइनली फॉर्म जॉब एनालिसिस। ठीक, तो एचआर का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, इट विल बी जॉब एनालिसिस। एंड जॉब एनालिसिस डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में। थर्ड कंटेंट हमारे पास था रिक्रूटमेंट प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, अच्छा, हम ये साथ साथ फंक्शंस ऑफ एचआर ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास हो गया जॉब एनालिसिस का। सेकंड फंक्शन हमारे पास है सामने रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट मींस, ये हम डिस्कस कर चुके थे आई थिंक क्लास में। जी बाबर, रिक्रूटमेंट मींस हायरिंग फॉर जॉब। हायरिंग फॉर जॉब। ठीक है, जॉब में हायरिंग के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, या एचआर डिपार्टमेंट हमारा क्या क्या वर्क कर रहा होता है रिक्रूटमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेप आपके पास है डेटाबेस सर्च, सेकंड इज एडवर्टाइजमेंट, थर्ड इज नेटवर्किंग एंड रेफरल, फोर्थ इज प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेंट, फिफ्थ इज सबमिशन एंड इंटरव्यू, सिक्स इज फीडबैक एंड ऑफर, सेवन हमारे पास है कमेंसमेंट एंड रिटेंशन। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? अगर हो रही है तो इट्स ओके, नहीं हुई तो मुझे साइड में टेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा, तो रिक्रूटमेंट शो हमारे नहीं हो रही। शो नहीं हो रही है, तो ये मतलब जो फर्स्ट हमने फर्स्ट एंड सेकंड कंटेंट किया है उसमें भी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। नहीं, उसमें भी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, वो मैंने अपने नोट्स खोले हुए हैं। अच्छा, बाकी समय तो नहीं खोले हुए, तो बता तो दें आपको साथ साथ। ठीक है, अब शेयर है, नो मैम, अभी भी नहीं आ रही। हाँ, अब शेयर हुई है। हो गई है। ये हमारे जी जी, पास अब हो गई। थर्ड कंटेंट था, इट वाज अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थर्ड था हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा, रिक्रूटमेंट इज हायरिंग एनी पर्सन फॉर जॉब। तो हमारे पास हायरिंग के लिए जो प्रोसेस होता है इट विल बी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट हमारे पास है डेटाबेस सर्च। डेटाबेस सर्च विल बेस्ड ऑन दी प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा बोथ। प्राइमरी डेटा विल बी, अगर 7 साल पहले सेम पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन थी, इट विल बी प्राइमरी सर्च। सेकेंडरी सर्च क्या हो जाएगा, जो आज हम लोग अपना डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब को अनाउंस करने के बाद, जो न्यू हायरिंग्स होने वाली हैं उनका डेटा आपके पास आ चुका है, इट विल बी सेकेंडरी डेटाबेस सर्च। ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम डेटाबेस सर्च डिस्कस करेंगे, इट विल बी ऑल अबाउट दी प्राइमरी डेटाबेस सर्च। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेस होगा वहां पर हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेस सर्च दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट रिक्रूटमेंट हमारे पास है डेटाबेस सर्च इन दी प्राइमरी ओनली। तो प्राइमरी आपके पास क्या होता है कि प्रीवियस आपके पास जितना भी डेटा रखा हुआ है, जितने भी फाइल में सीवीज मौजूद हैं, इट विल बी योर डेटाबेस सर्च, इट विल बी योर प्राइमरी डेटाबेस सर्च। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आ गया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट विल बी, आपने अपने उस वैकेंसी के लिए एडवर्टाइज कर दिया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन दी बाउंड्री है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, थ्रू इंटरनेट है, मीन्स किसी भी तरह से उस एड को आपने मार्केट में इन कर दिया है। ठीक है, कि हमारे ये वैकेंसी ओपन हुई हुई है। एडवर्टाइजमेंट के बाद थर्ड है हमारे पास नेटवर्किंग एंड रेफरल। समटाइम क्या होता है कि विद इन द सेम बाउंड्री, विद इन द सेम स्टाफ मेंबर्स, हमारे पास कुछ रेफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ नेटवर्किंग क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई जॉब अनाउंस हुई है तो वो कुछ रेफरेंस के बिहाफ पे भी हायरिंग हो जाती है विदाउट एनी अनाउंसमेंट ऑफ जॉब आउटसाइड द बाउंड्री। ठीक, तो इट विल बी नेटवर्किंग एंड रेफरल। फोर्थ हमारे पास है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेंट। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेंट, अब अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है उस जॉब के लिए और उसको हायर करना है, तो वहाँ पे कुछ प्रोसेस है एप्लीकेंट का, वहाँ पे कुछ इंटरव्यू के डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे।
सो प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेंट में क्या हो जाएगा कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो किस तरह से कर रहा है, किस रेफरेंस के बिहाफ में कर रहा है, किस एड के बिहाफ में कर रहा है, इट विल बी प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेंट। फिफ्थ है हमारे पास सबमिशन एंड इंटरव्यू। सबमिशन इंटरव्यू, एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था तो फिर देन वी हैव टू कॉल देम फॉर इंटरव्यू। ठीक। सिक्स इज फीडबैक एंड ऑफर। Feedback and offer after the interview, we have to conclude, we have to evaluate that employee, that applicant, कि वो किस तरह के थे और वो उसके जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहे थे या नहीं। सो वी हैव टू मेक अ फीडबैक और एवोल्यूशन चार्ट अगेंस्ट द इंटरव्यू। सिक्स हमारे पास है कमेंसमेंट एंड रिटेंशन। कमेंसमेंट एंड रिटेंशन मीन्स कि उस एम्प्लॉय से, उस एप्लीकेंट से वी विल आस्क विद दैट एप्लीकेंट कि हम वो कब से अप्लाई कर सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ जॉब कब से कर सकते हैं, अभी वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं और उनको कितना अर्सा लगेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में। सो इट विल बी कमेंसमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है। रिटेंशन समटाइम क्या होती है कि अगर किसी पर्सन को आपने हायर करना है और उसके आने में 15 डेज है, तो 15 डेज का जो भी वर्क होगा वो हम किस एम्प्लॉय से करवाएंगे, या उनके आने पे वो वर्क उनको किस तरह से दिया जाएगा, या ऑफ द जॉब आप वो वर्क उनको किस तरह से हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है। वो अगर ज्वाइन करेंगे 28 अप्रैल से, बट टुडे इज 22 अप्रैल, तो वो जो 5 दिन का वर्क होगा तो क्या वो खुद से करेंगे या आप किससे करवाएंगे, इट विल बी रिटेंशन। ठीक है। सो कमेंसमेंट एंड रिटेंशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड रिक्रूटमेंट इज द हायरिंग ऑफ हायरिंग अगेंस्ट दी जॉब। ठीक। नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास था रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद टीएनडी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एक सेकंड दीजिएगा। लेक्चर कंटेंट ये फैक्टर अफेक्टिंग क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग एचआरपी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये नहीं था। अच्छा, टीएनडी नहीं किया था, टीएनडी नहीं किया था। अच्छा, जिस तरह से आईटी, अगर आपको कुछ याद होगा कि हमने आईटी में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, क्या क्या पढ़ा था। आईटी में आपके पास एक कंटेंट था ईडीपी के हवाले से। ईडीपी क्या था कि आपके पास इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है और फिर आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है। इट वाज दी ईडीपी ऑफ आईटी। इसी तरह से हमारे पास ईडीपी ऑफ एचआर क्या है, टी एंड डी। अब यहाँ पर इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा है और आउटपुट क्या है। समझो आपके पास चार्ट गिवन हुआ है टी एंड डी प्रोसेस का। इनपुट हमारे पास क्या है, न्यू एम्प्लॉयज। प्रोसेस क्या हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है उनकी। आउटपुट क्या है, मोटिवेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉयज। किसी भी न्यू एम्प्लॉय को अगर हमें मोटिवेट करना है, कमिटेड करना है टुवर्ड्स द जॉब, तो वी हैव टू प्रोवाइड दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन फॉर दैट एम्प्लॉय। अच्छा, अब यहाँ पर मोटिवेशन और कमिटेड ऑफ एम्प्लॉय किस तरह से हो जाता है। एक न्यू एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है और 3 मंथ्स में उसको बहुत मतलब ट्रेनिंग सेशंस के जरिए बहुत ज़्यादा स्किल्स इनहांस कर दिए गए हैं, तो मोटिवेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली, वो जो न्यू एम्प्लॉय है वो उस जॉब के लिए मोटिवेटेड हो जाएगा कि वी आर लर्निंग समथिंग हियर, और कमिटेड हो जाएगा। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि वो कुछ एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं कि अगर हमने उनको ये वाला कोर्स करवा दिया है या ये वाले स्किल्स उनके बढ़ा दिए गए हैं तो वो 3 इयर्स तक वो मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो भी कमिटमेंट्स होती हैं, इट विल बी अगेंस्ट दी टीएनडी प्रोसेस। So input is new employees, process is training and development program, output is motivated and committed employees. ठीक। Unskilled employee, TND program, then skilled employee. Potential manager, TND programs, then competent manager. Potential में और competent manager में क्या difference होगा? Who are the potential employees and who are the competent employee? क्या difference होगा इन दोनों में? उमर, आयशा, खालदा, मजीद। आयशा।
जी What are मैम the वो हम्म पोटेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं जिनमें पोटेंशियल होती है और कॉम्पिटेंट उस चीज के जो कह कॉम्पिटेंट सकते हैं होते हैं कि जी पोटेंशियल तो एक उसमें आ जाएगा ना कि इसमें ये काबिलियत है इस तरीके से। ठीक है, और कॉम्पिटेंट किस में आ जाएगा जिसमें काबिलियत नहीं है? नहीं कॉम्पिटेंट आई थिंक नहीं, देखें पोटेंशियल क्या होता है कि लेट्स सपोज कि एमबीए स्टार्ट करने से पहले आप सबके अंदर एक पोटेंशियल था। पोटेंशियल क्या था कि वी हैव टू लर्न समथिंग, वी हैव टू एक्वायर द डिग्री, और अगर हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। मीन्स कि आपके अंदर एक एनर्जी होती है उस चीज को एक्वायर, उस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो वो जो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव है, आपके माइंड में एक गोल है कि हमें ये गोल एक्वायर करना है, वो गोल अचीव करना है, इट विल बी पोटेंशियल, ठीक। कॉम्पिटेंट क्या हो जाएगा कि आपके पास स्किल्स आ गए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो भी हैं, लेकिन अब आपके पास समझो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप विद स्किल्स हो, ठीक। इट विल बी कॉम्पिटेंसी ऑफ दैट पर्सन। पोटेंशियल, you have the energy to acquire that goal. Competency, you have skills to acquire that goal. Clear है? जी ठीक है। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास था इस न्यू एम्प्लॉइज। तो इनपुट हमारे पास न्यू एम्प्लॉइज है, आउटपुट हो गया मोटिवेटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। अनस्किल एम्प्लॉय स्किल्स एम्प्लॉय में हो जाएंगे, पोटेंशियल मैनेजर्स कॉम्पिटेंट मैनेजर्स में हो जाएंगे। इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऑफ टी&डी प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओ माय गॉड, नेक्स्ट हमारे पास था एचआर टेक्निकल प्रोफाइल कॉम्पिटेंसी, ये भी नहीं किया था। ये भी नहीं हुआ था। हायरिंग प्रोसेस हमने कर लिया था यार, आई थिंक कर लिए थे, क्लास में प्रैक्टिस भी की थी एक पर्सन की। हायरिंग एम्प्लॉइज, वी हैव डन दिस। मैम ये इस तरह के से नहीं था, लेकिन दूसरे तरीके से होता। इस तरह का नहीं था, किसी और वे से था, वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में था कि हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, फिर नहीं सेकंड ये क्या नहीं है, फिर थर्ड है। क्या है। ये नहीं किया था। एक हमने कर्सन किया था क्लास में, कुछ याद है कि वो एक किसी पास पेपर को मैं डिस्कस किया था कि इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज को हायर करना है तो उसकी कौन कितनी स्टेजेस होंगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आज एम्प्लॉय 16 है और आपके पास 1600 सीवीज आई हुई और हैं। नहीं किया तो अगेन कर लेते सामने। हायरिंग प्रोसेस क्या है? अच्छा, इससे पहले हमें किया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज हायरिंग ऑफ हायरिंग अगेंस्ट द जॉब, ठीक है। अब हायरिंग का प्रोसेस क्या है यहाँ पे? ड्यूरिंग द हायरिंग हमारे पास कुछ क्लोज होते हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। अब आपके पास हेलो हेलो हेलो। जी, वॉइस क्लियर है? यस मैम। हाँ, ओके। हायरिंग प्रोसेस हमारे पास क्या था? यस मैम। इससे पहले हमें क्या था? रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब। रिक्रूटमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ जॉब, ठीक है। उस जॉब के अनाउंसमेंट जो स्टेज आपके पास आ रही थी एप्लीकेंट की और सबमिशन इंटरव्यूज वगैरह की, तो वो बेसिकली हमारे पास आ रही होती है हायरिंग प्रोसेस में। अब हायरिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट आपके पास है यहाँ पे सबसे टॉप पे है प्री स्क्रीनिंग पर्सन्स। प्री स्क्रीनिंग पर्सन्स 100 कैंडिडेट्स जहाँ पास डेटा जनरेट हो रहा है आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट, दैट विल बी प्री स्क्रीनिंग पर्सन्स, ठीक है। जो डेटा जनरेट हो रहा है आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब, हमारे पास वो आ गई प्री स्क्रीनिंग पर्सन्स, वहाँ पे हमारे पास 100 कैंडिडेट्स हैं। सेकेंड आपके पास आ गया वीआई क्लूज। वीआई क्लूज में आपके पास 70 और मोर देन 70, मतलब कि कुछ इस तरह के हैं जिनको आपने उस कैटेगरी में रखा है कि हाँ वी कैन कंसिडर देम फॉर दैट जॉब, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आ गया ब्रीफ इंटरव्यू कैंडिडेट्स। अब उनमें से भी मजीद शॉर्ट लिस्ट हो गए जिनको आपने इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। नेक्स्ट में आ गया स्किल्स टेस्टिंग। स्किल्स टेस्टिंग क्या उनके स्किल्स किस तरह के हैं, क्या क्या उनको आता है, कुछ आईक्यू टेस्ट वगैरह लेकर, कुछ स्किल्स के टेस्ट वगैरह लेके आपने उनको फर्दर जज कर लिया। इन डेप्थ इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स।
अब जो भी वहाँ पर रेफरेंस मौजूद थे, मतलब कि वो किस कंपनी से आए थे, कुछ वेरिफिकेशन आपने कर लिया उन कंपनी से, तो इट विल बी ऑल अबाउट दी 5 कैंडिडेट्स। लास्ट आपके पास आ गया बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, और फिर लास्ट एक एम्प्लॉय बाकी बचा, इट विल बी 1 कैंडिडेट। अब यहाँ पर हायरिंग प्रोसेस जो है वो कितने एम्प्लॉय से स्टार्ट हुआ, 100 से शुरू हुआ, एंड हो गया वो 1 पे। हायरिंग प्रोसेस में कितनी स्टेजेस आ गई हैं वो हमारे सामने है कि प्री स्क्रीनिंग, वीआई क्लूज, ब्रीफ इंटरव्यू, सब स्किल्स टेस्टिंग्स, इन डेप्थ इंटरव्यू और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर हायरिंग प्रोसेस में हमारे पास एक इंटरव्यू का भी सेशन आता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि इंटरव्यू किस कैटेगरी में आएगा और कितने टाइप्स के इंटरव्यू होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग दी HRP। व्हाट इज HRP? ये हम डिस्कस कर चुके थे आई थिंक क्लास में, राइट? मैम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हाँ, एचआर ह्यूमन प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एचआर की जो भी प्लानिंग। जो भी प्लानिंग होगी, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में या HR में हमारे पास जो सबसे प्राइमरी फंक्शन ऑफ HR होगा, इट विल बी HRP, ठीक। सेकेंडरी फंक्शन और अदर है, प्राइमरी फंक्शन हमारे पास क्या है, HRP। अब HRP में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपके पास फर्स्ट स्टेप आ गया ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, आउटसोर्सिंग, नेचर ऑफ जॉब बीइंग फिल्ड, ये सब डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग में हाउ कुड यू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से उसकी प्लानिंग की जाएगी, उसके कंप्लीट साइकिल है कि अगर हम टाइम टाइम मॉनिटर करते रहेंगे टीम को और टाइम टाइम अपना रिवॉर्ड सिस्टम मैनेज करते रहेंगे या अप्रेजल मैनेज करते रहेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती जाएगी, ठीक। सेकेंड है हमारे पास एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, अनसर्टेन हो जाती हैं, तो जो भी एक प्लानिंग की गई थी HR के हवाले से, लेट सपोज कोई डिजास्टर आ गया, कोई भी ऐसा मिसहैप हो गया कि आपके नेक्स्ट 10 डेज की प्लानिंग जो है वो फ्लॉप हो गई है, तो वो प्लानिंग किस तरह से इफेक्ट कर सकती है हमारे HR को। थर्ड है आपके पास आउटसोर्सिंग। समटाइम क्या होता है कि हम अपनी कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं। अगर हमारी कंपनी स्नैक्स बना रही है और उस कंपनी की स्नैक्स की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन हम पैकिंग किसी और ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं, मीन्स कि अपने अपने पैकिंग की सर्विस को आउटसोर्स कर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट नहीं था, कोई फ्लॉस नहीं था, मगर पैकिंग में जो फ्लॉस आ रहे थे उसकी वजह से HR को अपनी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ रही थी। ओके, पढ़ रही थी। नेक्स्ट आपके पास आ गया नेचर ऑफ जॉब्स बीइंग फिल्ड। नेचर ऑफ जॉब बीइंग फिल्ड, जो भी नेचर ऑफ जॉब है वो कुछ फिल हो चुकी हैं, ये फैक्टर भी इफेक्ट कर सकता है चाहे की प्लानिंग को। नेक्स्ट वन इज टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, वो इंफॉर्मेशन भी इफेक्ट कर सकती है हमारी प्लानिंग को। लेट सपोज कि हम इंफॉर्मेशन आई कि अब नेक्स्ट इतने डेज बाद जो है टैक्सेस ये हो जाएंगे, या नेक्स्ट 60 डेज में टाइमिंग्स हमारे पास ये हो जाएंगे, तो आपके पास वो सब चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन जो प्री कास्ट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के HR प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। टाइम हॉरिजॉन, यू हैव लिमिटेड टाइम, तो वो जो टाइम डेडलाइन दी हुई है उसकी वजह से भी प्लानिंग इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज टाइप्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है ऑर्गेनाइजेशन की, वो टाइम टाइम चेंज हो रही है। अगर मार्केटिंग मैनेजर अपनी कुछ चेंजिंग कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो डेफिनेटली HR की प्लानिंग भी वहाँ पे इफेक्ट होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट था QWL, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो, ये भी डिस्कस कर लिया था। यस मैम, ये भी कर अच्छा, लिया था। या था, ठीक है। ओके, फिर अमरीन एंड आयशा बताएंगी व्हाट इज QWL, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्या होता है ये? कुछ माइंड में है क्या था ये? आयशा। जी मैडम, वो हमने इसमें यही किया था, मोर एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर एम्प्लॉयज के लिए हो जाएं, अप्रेजल्स प्रॉपर टाइम हम्म पे
वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज हो जाए, एनहांसमेंट ऑफ वेजेस एंड पेरोल्स, उसमें हम्म अगर हम क्वालिटी कर लें, हम्म और जो है, और हम्म। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड ठीक होता है। है, उस टाइप की एक्टिविटीज हो जाए, ये सब क्वालिटी वर्क ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में होती हैं, ठीक है। देखो किसी भी कॉलेज या स्कूल में जिस एकेडमिक को मैनेज नहीं किया जाता है, जिस एकेडमिक को फोकस नहीं किया जाता, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को भी फोकस किया जाता है, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो डाइवर्ट रहे। स्कूल्स में डिफरेंट कैटेगरी होती हैं एक्टिविटीज की, सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स के माइंड जो है वो जस्ट बुक एंड कॉपीज में ना रहे, वो थोड़े से डाइवर्ट भी हो जाए, स्टूडेंट पे रिफ्रेश हो जाए, उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकल जाए। समटाइम फील्ड ट्रिप्स हो जाते हैं, समटाइम पिकनिक्स हो जाती हैं, समटाइम स्पोर्ट्स हो जाते हैं, समटाइम डिफरेंट एनुअल फंक्शन वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ताकि वो एक स्टूडेंट जो इस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है उसको एक रिफ्रेश होने का टाइम मिल जाए, और वो रिफ्रेशिंग टाइम विद इन दी सेम टीम मेंबर्स हो या आउटसाइड मेंबर्स हो, इट्स डिपेंड ऑन दी सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या था कि हाउ कुड यू मैनेज द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, अपने एम्प्लॉयज का जो वर्क लाइफ है, वर्क स्टाइल है, उसकी क्वालिटी को आप किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, किस तरह से उसको फोकस कर सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयज जो है वो और अच्छा और बेहतर अपना परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे सकें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरी थी। फर्स्ट इज सोशल रिलेवेंस अमंग द टीम मेंबर्स, अमंग द स्टाफ, जो भी उनकी सोशल एक्टिविटीज है या उस टीम के दरमियान जो भी रेफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी उनका रिलेशन है वो बेहतर हो सके। सेकेंड इज टोटल लाइफ स्पेस, अगेन डिस्कनेक्ट, हाँ टोटल लाइफ स्पेस, वी हैव टू गिव सम लाइफ स्पेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो एनुअल 30 डेज का ऑफ देते हैं, या वो मंथली थ्राइस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ का ऑफ देते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ जो सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपने ऑफ नहीं किया, आपको एनुअल 30 डेज का ऑफ मिला था, पर अगर आपने ऑफ नहीं किया तो फिर आपकी वो जो 30 डेज 28 डेज हैं, 29 डेज वट एवर जो भी हैं, तो वो इन कैश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि आपका जो भी टोटल लाइफ स्पेस है उसको कैश ना करवाया जाए, मतलब कि एम्प्लॉयज को वो ऑफ टाइम दिया जाए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हट के कुछ अगर आउटिंग करना चाहें, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहें, आउट ऑफ सिटी जाना चाहें, मीन्स कि वो एक ब्रेक ले सकें। थर्ड वन इज सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अमरीन? अच्छा, मुझे अमरीन और आयशा ही नजर आ रही हैं जो कुछ रेगुलर थी, मैम सोशल बाबर इंटीग्रेशन भी ये हैं। होगा। हम्म, जी जी। मैम सोशल रेलिवेंस ये होगा, यू हैव टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आपने कुछ बताया था, जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम्म, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और ये ठीक कॉन्फ्लिक्ट्स है, वगैरह ना हो उसके अंदर, एग्जैक्टली इस तरह की exactly. चीजें जो भी होती हैं। पैटी पॉलिटिक्स चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, या एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं बन रही है, तो उस चीज को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, इट विल बी इन सोशल इंटीग्रेशन। तो सोशल इंटीग्रेशन आपके पास क्या था कि उन दो पार्टीज के दरमियान, उन दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया जाए जिससे उन दोनों की पॉजिटिविटी सामने आ सके एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होगी, ठीक। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी लिमिटेड है, और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जिनकी कैपेसिटी बड़ी वास्ट हो सकती है। तो वो एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी डिफरेंट सी है कि वो बिल्कुल बिगनिंग स्टेज के थे, या वो 7 साल से कुछ भी नहीं सीख रहे, तो उनके एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज किया जाए। उनका या तो उनका उस डिपार्टमेंट में कोई खास इंटेंशन नहीं है, या फिर वो किसी और डिपार्टमेंट में वर्क करना चाह रहे हैं, मीन्स कि जो भी उनकी कैपेसिटी है उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके पर फोकस किया जाए। नेक्स्ट वन इज एडुकेट एंड फेयर कंपनसेशन। एडुकेट एंड फेयर कंपनसेशन, सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाए। फेयर कंपनसेशन क्या होती है
कि सेम वेजेस, सेम या फिर बैलेंस सैलरी, ये सब चीज़ें हमको सेम मिलनी चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय बी है, एम्प्लॉय बी ने ज़्यादा वर्क किया, ज़्यादा क्लाइंट्स जनरेट किए, तो एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी को दोनों को सेम कंपनसेट कर दिया गया। इट विल बी अनफेयर कंपनसेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस हमें उनको सेम कंपनसेट करना चाहिए, कि जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनको कम कंपनसेशन दिया गया है, जो ज्यादा कर रहे हैं उनको ज्यादा किया गया है। सो वी हैव टू मैनेज द फेयर कंपनसेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। बहुत नेसेसरी है ये कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जो भी वर्क एनवायरनमेंट है, प्रॉपर लंच का सिस्टम, प्रॉपर गेस्ट को वेलकम करने का मीन्स कि जो भी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय चाहता है कि हाँ ये होनी चाहिए, जो भी बेसिक नेसेसिटी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड सिक्योरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू आर गेनिंग सम स्किल, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, प्रमोशन भी हो रही है, और जॉब सिक्योरिटी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट 3 डेज में डिस्मिस कर दिया जाएगा। और एक हमेशा एक जो जॉब का पर्सन कॉन्शियस रहता है कि बताइए मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है या नहीं, मुझे एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या नहीं, तो वो चीज़ें उनके माइंड से हट जाए। लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जो बॉडीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ऐसे ही था। यस मैम। ठीक है, जो पॉलिसीज बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वो पॉलिसीज कुछ डिस्कस हो जानी चाहिए एम्प्लॉयज के साथ भी। जो भी लॉज बन रहे हैं उसके ऊपर वर्क करना मीन्स के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनाने में किस किस का हाथ है, वो पॉलिसीज कौन कौन बना रहा है, उनके बनाने में कुछ सजेशन एम्प्लॉयज से भी ले लेने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को फील हो कि हाँ वी आर वर्दी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे भी राय ली जाती है इनकी पॉलिसीज को अप एंड डाउन करने में। So it was all about the QWL quality work environment। ठीक। अच्छा अभी लास्ट मिनट है और उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा ये वाला सेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे। या आज हम इसको इतना ही रखें? मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स को भी अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है क्लास के हवाले से। मैम फिर इसको इतना ही रखेंगे, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हमने जस्ट रिवीजन किया है जो भी हम कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। और मैं यही सब जो है कंटेंट्स उस ग्रुप में भी डाल दूंगी, जो ग्रुप अभी दिया हुआ था, जो ग्रुप बना हुआ है वहां भी डाल दूंगी, ताकि वो थोड़ा सा मजीद रिव्यू हो जाए। और फिर नेक्स्ट क्लास जो कल होगी हमारी, आई थिंक BRM की है या OB की है, तो फिर कल हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास HR की होगी तो हम पे न्यू कंटेंट्स का डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने